जब मैं पत्रकारिता में था तो मैंने अपने अकलियत के एक व्यक्ति से पूछा था कि आपको कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा 8-9 के लगभग हैं। तो जिनको 8-9 बच्चे होते हैं उसमें लगभग भी लग जाता है। जब पिताजी ही अब्बा ही नाम नहीं जान पा रहा है कि उनका कौन कौन बच्चा है, 8 है या 9 है, जब वो लिस्ट लेके मिलाते हैं तो इसमें लालू जी को अलग से दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीसा जो है वो तेजस्वी के साथ सट गई हैं, रोहिणी आचार्य जी जो हैं वो अपने बड़े भाई के साथ सट गई हैं, परिवार के अंदर वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। तेज प्रताप की कोई व्यक्ति गारंटी नहीं ले सकता, उनके परिवार का व्यक्ति भी और राजनीति का कोई चतुर सुजान भी, कि तेज प्रताप क्या करेंगे। तेजस्वी के सर पर हाथ रख रहे हैं तो उन्हीं के परिवार के कुछ लोगों ने कहा कि ये तेजस्वी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार भ्रमण से तेजस्वी इतने प्रसन्न हुए कि वो पटना की सड़क पर जो पूरा जगमगा रहा था, चकाचक सड़कें थी, उस पर डांस करके उन्होंने सुशासन के सरकार का मार्केटिंग कर दिया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से काम हुआ है, ये दृश्य आज से 20 साल पहले नहीं देखा जा सकता था। अगर आज प्रशांत किशोर के बारे में पता चल जाए कि भाजपा का ये सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है और भाजपा को ये हरा देगा, तो रातों रात ये मुस्लिम आबादी भाजपा में प्रशांत किशोर में आ जाएगी। ये भी सच आप जान लीजिए। लालू परिवार की फितरत रही है, उनको बिहार के यादवों पर भरोसा नहीं। मैंने खुद देखा तेज प्रताप को जी भर के लतियाते जुतियाते थे। पप्पू यादव उनकी गाड़ी में चढ़ने का कोशिश किया तो लात से उठा के उनको फेंका गया। वो पप्पू यादव जो गजब का सोशल वर्कर है, वो पप्पू यादव जो अपने बूते पर पूर्णिया का चुनाव जीता, उनको फेंका। लेकिन इनको प्रेमचंद गुप्ता बहुत पसंद है, जो हरियाणा के उद्योगपति हैं। उनको लालू जी ने लगातार राज्यसभा में बनाए रखा। अब प्रेमचंद गुप्ता जी थोड़ा बुढ़ा गए हैं, सठिया गए हैं, तो अब एक संजय यादव को ये पकड़ के लाए हरियाणा से, जिनको बिहार की राजनीति से लेना देना नहीं। अब इनके परिवार पर वर्चस्व है और ये लड़ाई की एक वजह खड़ी हो गई। बिहार चुनाव के मूड में आ चुका है और ये चुनाव बेहद खास होने वाला है। कई लोग इस चुनाव को 2010 की पुनरावृत्ति समझ रहे हैं, तो कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस चुनाव में बहुत समय बाद त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, क्योंकि एक नया प्लेयर 3 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहा है। महागठबंधन को जहां उम्मीद है कि 2005 के बाद जो वो सत्ता से बाहर गई है उसे पुनः सत्ता में आने का मौका मिलेगा, क्योंकि नीतीश जी के चेहरे से लोग ऊब चुके हैं। शायद लालू परिवार, जो कि सामंतवादी सोच को समाप्त करने के लिए पैदा हुआ था, वो तेजस्वी यादव को एक नए मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में देख पाएगा। तो वहीं एनडीए गठबंधन का ये मानना है कि जितना कार्य उन्होंने 20 वर्षों में किया है, बिहार की जनता जनादेश में उन्हें खूब आशीर्वाद देगी और एक बार फिर 25 से 30 फिर से नीतीश पर मुहर लगाएगी। ऐसे में चुनाव बेहद दिलचस्प होना है। तो चुनाव को समझने और समझाने की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश जैन जी के पास। खूब सारे अखबारों में संपादकीय लिखते रहे हैं। जो जमीनी पकड़ है, लोकल पत्रकारिता है, उसमें एक बड़ा नाम है। और सबसे बड़ी बात, मुंगेर में गंगा पुल का एक आंदोलन हुआ था जिसमें इन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहला तो सवाल यही रहेगा मेरा, चुनाव ये बेहद दिलचस्प बताया जा रहा है और बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि इन चुनावों में हमें ये नजर आ रहा है कि इस बार 2 नहीं 3 प्लेयर हैं। तो प्रशांत किशोर फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है इस इलेक्शन में? देखिए, ऐसा है कि वो अभी जो कुछ दिख रहा वही केवल सच नहीं है। प्रशांत किशोर की जहाँ तक भूमिका है, और वो एक कॉरपोरेट कैरेक्टर लेकर के, और वो बिल्कुल उन्होंने एक चुनाव की धारा को बदलने की कोशिश की है कि इसको हम अपने मैनेजमेंट से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रशांत किशोर इसी के लिए जाने भी जाते हैं। प्रशांत किशोर जितनी नैतिकता की बातें आज, मोरालिटी की बातें आज टीवी पर कर रहे हैं, जनसुराज उन्होंने अपना फ्रेम किया है, एक पार्टी बनाई है, लेकिन अगर यदि आप गौर करें तो जिन चीज़ों की वो दुहाई दे रही हैं उन्हीं के विरुद्ध उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता को जिताने के लिए काम किया, आंध्र प्रदेश में रेड्डी को जिताने के लिए काम किया, और सबसे पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए काम किया, जहाँ से उनकी पहचान बनी। फिर वो बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अलग अलग थे तो वो उनके सिपह सालार बने। तो इनकी विश्वसनीयता स्वयं में ही संदिग्ध है। इसके लिए कोई एक अलग से, और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार जो एक स्टेट है वो पॉलिटिकली बड़ा कंसस स्टेट है।
मैंने भी वर्षों तक बहुत कुछ लिखा है और मैंने तो देखा भी है कि बिहार में लोग आपको चाहे देखने में जैसा लगे, आपको लगेंगे कि वो समझ नहीं रहे हैं, देहाती आदमी हैं, लेकिन दे ऑल आर वेरी कॉन्शियस इन देयर पॉलिटिक्स। उनकी समझ बहुत विकसित है उसके अंदर में। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि ये इसका प्रशांत किशोर का बहुत इफेक्ट हो पाएगा। देखिए होता क्या है, एक मोनोटोनस शब्द है। जब हम लगातार किसी काम को करते हैं तो निरस्ता, अभी आप जैसे नीतीश जी का नाम ले रहे थे कि नीतीश जी से ऊब चुके हैं, तो ऊब जी, हाँ, तो ऊब क्यों चुके हैं? मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, मैं उसे बढ़ा रहा हूँ। ऊब इसलिए के गए हैं, आपके कहने का मतलब है कि लगातार 15 साल 20 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है तो वो एक उबाऊपन हो जाता है, होता होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप अगर यही बात डॉक्टर पर ले जाएं तो हमारे तो खानदानी डॉक्टर होते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिंदगी भर उनको दिखाते हैं। डॉक्टर से क्यों नहीं हम उबते हैं? हमारा पसंदीदा हीरो होता है जिसकी फिल्म लगती है हम लगातार देखते हैं। दरअसल ये आपके परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है और नीतीश जी का परफॉर्मेंस वंशवाद से अलग है। बिहार परेशान क्यों था? जंगल राज से परेशान था और उससे कहीं ज्यादा यदि आप देखें तो नाकाबिल को मंत्री बनाने के लिए लालू जी तक मैं मानता हूं, लालू जी सामाजिक न्याय में उनका उल्लेखनीय योगदान था। लालू जी का पदार्पण तब हुआ जब बिहार के अंदर में जातिवाद प्रखर था, थोड़े ऊंची जातियों के लोग से जो पिछड़े लोग हैं वो परेशान थे, लालू जी ने उनको गोलबंद किया होगा। तो लेकिन लालू जी हों, चाहे नीतीश जी हों, चाहे सुशील मोदी हों, ये सब 1974 की क्रांति के ही नायक है ना। और ये जयप्रकाश नारायण के ही नेतृत्व में इन्होंने काम किया है ना। तो ये कोई एक अलग से नहीं आए हुए हैं। तो लालू जी एक संघर्ष के साथ आए, एक पॉलिटेक्निक वो क्वार्टर के अंदर में अपने बड़े भाई के साथ रहते थे। बहुत इन्होंने उस समय संघर्ष किया, बहुत झेला, ये निर्विवाद रूप से सत्य है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन उसके बाद अगर आप कहेंगे कि बिहार को उन्होंने बनाना चाहा तो कैसा बनाना चाहा? अपने आप नाकाबिल बच्चों, पहले आपने बिहार को पर अपने 2 सालों को थोप दिया। 2 साले वर्षों तक आपके जंगल राज के मसीहा बने रहे। उन्होंने क्या नहीं किया? कोई शिल्पी गौतम कांड को भूल सकता है क्या? कोई चंपा विश्वास को भूल सकता है? आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी क्या? शोरूम से गाड़ियां, उनके बेटी की शादी में शोरूम से नई गाड़ियां नहीं निकाल ली गई थी क्या? वो अपहरण का दौर नहीं था? तो कहने का मतलब है कि लालू जी ने पहले तो वहीं से इनका जो है ग्राफ नीचे आया और उस पर से क्या है कि अपने 2 नाकाबिल बेटों को उन्होंने सौंप दिया। अब इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय, किसी को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, तमाम तरह की बातें हैं। तो बिहार में जो यादव वर्ग है और जो उसके युवा लड़के हैं, उनको इस बात को लेकर के बड़ा रोष। अब ये जो चेतना है, ठीक है, जातिवाद हो सकता है, जातिवाद सब जगह होता है, केवल लालू जी ही जातिवाद करते हैं मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं, और भी कुछ लोग करते हैं। कहीं न कहीं जातिवाद बिहार के अंदर एक जहर है। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन यह भी तो तय है कि आज जो नया लड़का है, आज जो मोबाइल लेकर के पैदा हुआ है, आज जो सोशल मीडिया का, आज जो यादव के जो नए लड़के हैं वो लालू जी से 25 गुना आगे हैं, सोशल मीडिया पर 50 गुना आगे हैं। तो हर खबर को देखते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उनके भी मन में टीस है, वो भी कहते हैं कि मेरे भी बाप अगर मुख्यमंत्री होते तो मैं भी मुख्यमंत्री बन जाता, मेरी भी माँ होती। तो ये लालू का जो परिवारवाद है, ये कहीं न कहीं अब आगे जाकर के लोगों को परेशान करने लग गया। और ये केवल स्थिति यादवों के साथ नहीं है, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे विद्वान आदमी को इन्होंने कहीं का नहीं रखा। मुसलमान खुश है क्या? मुसलमान आज अगर लालू जी के एमवाई समीकरण में हैं तो केवल और केवल इसलिए हैं कि उनका एक बड़ा दुश्मन भाजपा बैठा हुआ है, ऐसा वो मानते हैं, और इसकी वजह से वो लालू जी के साथ हैं। अगर आज प्रशांत किशोर के बारे में पता चल जाए कि भाजपा का ये सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है और भाजपा को ये हरा देगा, तो रातों रात ये मुस्लिम आबादी भाजपा में, प्रशांत किशोर में आ जाएगी। ये भी सच आप जान लीजिए। आप इसलिए क्या जान लीजिए कि यही लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ हैं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ हैं। तो कोई ऐसा राजद से प्रतिबद्धता है नहीं ये समीकरण का। केवल जो हराएगा भाजपा को, हम उसको वोट देंगे। अब उनमें भी फर्क आ गया है कि उस समाज के लिए उन्होंने क्या किया है। इसलिए मिला जुला के अब जो ये बातें आती है, मुझे लगता है कि
लालू जी कहीं न कहीं अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। लेकिन लालू जी जो एक लालू जी के अंदर में जो बोलने की जो उनकी शैली रही है, उनकी निर्भीक शैली रही है, उनका पंच लाइन रहा है और राजनीति में ये जो दिखा है, तो लालू जी का एक फ्रेंड्स फॉलोइंग कह लीजिए, वो तो बहुत ज़बरदस्त है। संसद में भी, पार्लियामेंट के फ्लोर में भी लोग उनके बात को सुनने के लिए पार्लियामेंट भरा रहता था। क्या लग रहा है आपको, लालू परिवार में सब ठीक है? क्योंकि खबरें तो ठीक ठाक नहीं आ रही है। देखिए, ये तो होना ही है ना। अच्छा। ये जब स्वार्थ मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये तो होना ही है, ये होना ही था। जब सत्ता का संघर्ष होगा तो शाहजहां के बेटों ने क्या किया? औरंगजेब ने मुराद को मार दिया, दारा सिकोह जैसे सेकुलर आदमी को मार दिया। तो आज अगर लालू जी के बेटे कर रहे हैं तो ये सत्ता का संघर्ष है, चूंकि इनका कोई नीति तो है नहीं, इनको बिहार के विकास का कोई विजन नहीं है। कौन बनेगा? आज जो है वो मीसा जो हैं वो तेजस्वी के साथ सट गई हैं, तो वो जो नाम आपने बताया किडनी दिया था, क्या नाम उसका, रोहिणी आचार्य जी जो हैं वो अपने बड़े भाई के साथ सट गई हैं। परिवार के अंदर वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। तो इन्होंने हरियाणा के देवीलाल परिवार से शायद सीख नहीं ली, जो परिवार खंड खंड, देवीलाल तो उप प्रधानमंत्री बने थे ना, हरियाणा के स्टॉलवार्ट नेता थे। क्या हुआ अभय चौटाला का? और किस तरह से उनका पूरा परिवार आज आमने सामने बंदूक ताने खड़ा है। कुछ मरमरा गए, कुछ खत्म हो गए। हरियाणा की राजनीति से सुपड़ा साफ हो गया। मुझे लगता है कि जिस तरह से यादव समाज के जो युवा चेहरे लोग जो आगे आए हैं और अपनी राजनीति और उसको लेकर के आए हैं, तो लालू जी का ये हश्र निश्चित रूप से होना है। और जहाँ तक उनका जेल जाने और बाहर आने का प्रश्न है, तो ये मामला जुडिशरी का, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ये फर्ज भी मैं समझता हूँ कि हमारे लोकतंत्र के चौथे पाए जो पत्रकारों का होना चाहिए कि लालू जी का जो ये एक्ट जो चल रहा है, ये जो दिखावा चल रहा है कि वो जेल में है तो बीमार है, बीमारी के नाम पर बेल पर आते हैं, और बेल पर आते हैं तो जम करके चुनावी मीटिंग करते हैं, तो ये सामने में दिख रहा है और बिहार की जनता तो देख ही रही है कि ये हो क्या रहा है। तो राजद जो है वो प्रासंगिक हो रहा है। क्यों? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ये आया था। मुझे याद है 2020 के चुनावों की बात रही होगी, एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी कि तेज प्रताप जो है वो तेजस्वी के सर पे हाथ रख रहे हैं, और बड़ा मतलब बहुत वो इमेज काफ़ी ज़्यादा जो है ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पे वायरल हुई थी। मुझे याद है मैंने भी एक कमेंट लिखा था कि कई बार बड़े भाई के हिस्से में यही आता है कि वो छोटे भाई को आशीर्वाद दे कि विजय भव। लेकिन अचानक से 5 साल के टेन्योर के भीतर परिवार के अंदर इतनी खलबली, आप लोग क्या समझते हैं, जमीन पे क्या चल रहा था? पटना में जो निवास स्थान है उसके अंदर क्या राजनीति चल रही? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। तेज प्रताप का जहां तक प्रश्न और तेजस्वी का प्रश्न है, यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि तेजस्वी तेज प्रताप से पॉलिटिकली बहुत आगे है, और तेज प्रताप थोड़े सीधे माने जाते हैं। और तेज प्रताप की कोई व्यक्ति गारंटी नहीं ले सकता, उनके परिवार का व्यक्ति भी और राजनीति का कोई चतुर सुजान भी, कि तेज प्रताप क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। आज वो परिवार से अलग गए हैं, निकाले गए हैं, अलग गए हैं, कल वो अचानक से आ सकते हैं, इसलिए कि इस पर चर्चा बेमानी है। जहाँ तक आपने उस फोटो की बात की है कि वो तेजस्वी के सर पर हाथ रख रहे हैं, तो उन्हीं के परिवार के कुछ लोगों ने कहा कि ये तेजस्वी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उसको आशीर्वाद देना कहा है। मैंने पढ़ा था फेसबुक पर कि किसी ने लिखा था कि ये तेजस्वी को लाख दबाने की कोशिश करे तेज प्रताप, लेकिन तेजस्वी ही हमारा नेता होगा। तो ये तो उनके फॉलोअर भी वैसे ही भाई। कन्फ्लिक्ट 2020 से है। जी बिल्कुल, 2020 से है। देखिए, होता क्या है कि उनके परिवार के ही कुछ लोग उनको तोड़ने पर भी आमादा हैं। अच्छा, तेज प्रताप का जो वैवाहिक प्रकरण है उस पर तो बोलना नहीं चाहता था मैं, लेकिन आप बोल रहे हैं। चंद्रिका बाबू की बिटिया से जो ब्याह हुआ वो कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है, वो बिहार के बड़े मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती है। आप उससे शादी करते हैं, फिर उसमें तलाक का मामला चलता है। वो कितना तो उनके परिवार के लोगों ने ही अपना भंडा फोड़ किया है कि किसी दूसरे अलायंस वालों को, दूसरे पार्टी वालों को वो करने की जरूरत ही नहीं है। और एक दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते हैं। अब उनको लेकर के कौन घूम रहा था?
युवराज उसको लेके घूम रहे थे, बिहार की सड़कों पर घूम रहे थे और बहुत तेजी में बिना किसी एक्सीडेंट के उन्होंने पूरे बिहार का भ्रमण किया। और बिहार भ्रमण से तेजस्वी इतने प्रसन्न हुए कि वो पटना की सड़क पर जो पूरा जगमगा रहा था, चकाचक सड़कें थी, उस पर डांस करके उन्होंने सुशासन के सरकार का मार्केटिंग कर दिया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से काम हुआ है, ये दृश्य आज से 20 साल पहले नहीं देखा जा सकता था, लेकिन आप चाहें तो आज पटना के किसी भी सड़क पर आप डांस कर सकते हैं, आपकी फोटोग्राफी अच्छी होगी, पूरा सड़क प्रकाशमान है। तो एक तरीके से मैं तेजस्वी का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कहीं न कहीं नीतीश की सरकार को, जो उनके प्रिय चाचा हैं, उनके विरोध में वो नहीं जा सके और उन्होंने अपने एक्ट से उन्होंने डांस करके बताया कि यहाँ पर सब अच्छा है, ऑल इज वेल। एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, तस्वीरों का ही खेल चल रहा है, तो रोहिणी आचार्य की पिता को किडनी दी थी अपने, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी लड़ने आई थी, आजकल परिवार से बहुत रुष्ट नजर आ रही है। उसके बाद अगर बात की जाए, लालू यादव के 9 बच्चे हैं, लेकिन 4 रोहिणी आचार्य का किडनी देने से पहले के प्रकरण की बात की जाए तो आम जनमानस में उतना उनका नाम नहीं था, लेकिन बाकी 5 का नाम तो शायद मुझे लगता है कि अभी भी लोगों को नहीं पता होगा, बहुत ज़्यादा लोगों को वोकल नहीं होगा। मैंने चूंकि आपके पास आने से पहले मैंने यहाँ पे जो चाय वगैरह की दुकान है उन पे लोगों से चर्चा की कि लालू यादव के सारे बच्चों के नाम बताएं। उसमें एक चीज़ नज़र आई कि चाहे संपत्ति हो, चाहे राजनीतिक विरासत हो, ये सब लालू यादव ने तेजस्वी यादव को सौंपी, जबकि मीसा भारती जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत पहले आ चुकी थी। बड़े भाई होने के नाते तेज प्रताप का नंबर था। रोहिणी आचार्य हमेशा अपने पिता के साथ खड़ी रही, लेकिन फिर भी सबको दरकिनार करके लालू यादव तेजस्वी को ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, पहले तो आपने 8 बच्चों का सवाल उठाया है, 9 बच्चों का। तो व्यक्तिगत मामला मैं भी आज तक जान नहीं पाया 8 है या 9 है। लेकिन मुझे याद आता है कि जब मैं पत्रकारिता में था तो मैंने अपने अकलियत के एक व्यक्ति से पूछा था कि आपको कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा 8-9 के लगभग हैं। तो जिनको 8-9 बच्चे होते हैं उसमें लगभग भी लग जाता है। जब पिताजी ही, अब्बा ही नाम नहीं जान पा रहा है कि उनका कौन कौन बच्चा है, 8 है या 9 है, जब वो लिस्ट लेके मिलाते हैं तो इसमें लालू जी को अलग से दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिनको 8-9 बच्चा होगा वो बच्चों का नाम भूलेंगे ही भूलेंगे। इसीलिए हमने कहा है कि हम 2 हमारे 2, ताकि हम उनकी परवरिश अच्छा से कर सकें। तो जो नियम दूसरे पर लागू है वो लालू जी पर भी लागू है। बच्चे जब 8 होंगे तो कैसे होंगे, क्या होंगे, कितने सक्षम होंगे, समझा जा सकता है। जहाँ तक रोहिणी आचार्य का प्रश्न है, तो रोहिणी आचार्य ने, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने पिताजी को किडनी दिया, लेकिन बदले में लालू ने उसको तुरंत जो है सारण लोकसभा चुनाव से लड़ाने का भी काम किया। तो रोहिणी को उसका प्रतिदान मिल गया, चूंकि वो सक्षम नहीं थे। हमारे राजीव प्रताप रूढ़ी उनसे बहुत आगे थे, वो जीते। इसमें रोहिणी को नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे बार बार कि ये जो वंशवादी लोग हैं, ये जो परिवारवादी लोग हैं, ये अपने संघर्ष में ये खुद हाशिए पर जाएंगे। जनता ने इनको उतार दिया है दिमाग से। अब ये कांग्रेस का सहारा ले रहे हैं, जिस कांग्रेस का बिहार के में जो 0 पर आउट है, कांग्रेस की आखिरी ताबूत की आखिरी कील हैं राहुल गांधी खुद। तो अब उनका वो सहारा ले रहे हैं। तो एक फ्लॉप व्यक्ति के साथ आप घूमेंगे तो फ्लॉप शो होगा। और राहुल ने उनको ऐसा दगा दिया कि वो लास्ट तक बेचारे उनके पीछे पीछे घूमे। राहुल के शो में जितने भी आदमी आए, जो भी भीड़ लोगों ने देखा, पत्रकारों ने देखा, सब राजद के थे। कांग्रेस तो थी नहीं, लेकिन कांग्रेस उसका श्रेय लेके घूम रही थी। और अंत तक में राहुल ने कहीं नहीं कहा कि तेजस्वी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं। तो इंडी गठबंधन में ही यहाँ पर बहुत बड़ा भेद है। इंडी गठबंधन ने राहुल को आज तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया है, फिर वो किस मुंह से कह रहे हैं? अब परिवार के अंदर में इनके वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, बहुत स्वाभाविक है। हाँ, चूंकि परिवार के पास कोई नीति नहीं है ना, कोई फॉलो नहीं है। एक जयचंद की बार बार बात हो रही है। जयचंद, बिहार का बाहरी जयचंद, जो जिसके आने से जो है वो चीजें बदली हैं। तो उसमें 2 लोग आकलन कर रहे हैं, एक तो तेजस्वी जी की वाइफ और दूसरा एक राज्यसभा सांसद। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, तेजस्वी जी की वाइफ को मैं बहुत जानता नहीं हूं और मैं जानना चाहूंगा। पिछले 6 महीने में जो चीजें घटित हुई हैं तो उनके आस इर्द गिर्द घुमा रहे हैं लोग। ये उनका बहुत निजी मामला है। तेजस्वी जी की वाइफ के संबंध में मैं बहुत आदर करता हूं और उन्होंने सर्वधर्म समभाव दिखाया है। उन्होंने, भले वो दूसरों की बुराई करें
लेकिन खुद वो मैं समझता हूँ शायद क्रिश्चियन समाज की महिला है, उन्होंने शादी की है। जहाँ तक दूसरे जयचंद की आप बात बोल रहे हैं, शायद संजय यादव की बात आप बोल रहे हैं। मैं नहीं जानता हूँ, आप अब राज्यसभा सांसद बहुत हो सकते हैं उनके कुनबे में। मैंने सुना है कि इन दिनों संजय यादव से बहुत लड़ाई चल रही है। तो ये लालू परिवार की फितरत रही है, उनको बिहार के यादवों पर भरोसा नहीं है। मैंने खुद देखा तेज प्रताप को जी भर के लतियाते जुतियाते हुए। पप्पू यादव उनकी गाड़ी में चढ़ने का कोशिश किया तो लात से उठा के उनको फेंका गया। वो पप्पू यादव जो गजब का सोशल वर्कर है, वो पप्पू यादव जो अपने बूते पर पूर्णिया का चुनाव जीता, उनको फेंका। लेकिन इनको प्रेमचंद गुप्ता बहुत पसंद है, जो हरियाणा के उद्योगपति हैं। उनको लालू जी ने लगातार राज्यसभा में बनाए रखा। अब प्रेमचंद गुप्ता जी थोड़ा बुढ़ा गए हैं, सठिया गए हैं, तो अब एक संजय यादव को ये पकड़ के लाए हरियाणा से, जिनको बिहार की राजनीति से लेना देना नहीं। अब उनके इनके परिवार पर वर्चस्व है और ये लड़ाई की एक वजह खड़ी हो गई है, क्योंकि तेजस्वी फिर किसी पर विश्वास नहीं करते। हाँ, न वो अपनी बड़ी दीदी पर करते हैं जो डॉक्टर हैं या नहीं है पता नहीं, और जिन्होंने अपने पिताजी के लिए किडनी दिया, रोहिणी आचार्य, किसी पर भरोसा नहीं करते। वैसे यही 3-4 लोग एक्टिव हैं। 4-5 साल और चला तो कुछ और इनके बच्चे भी बड़े होंगे, तो फिर उन पर भी गड़ासा आपस में चलेगा, ये तय बात है। तो ये इस परिवार की फितरत है, इस पर कहना क्या है। तेजस्वी जी ने शादी किया है, शादी वो अपने मन से करने के लिए स्वतंत्र हैं भारतीय संविधान के अनुसार। लेकिन तेज प्रताप करते हैं तो दिक्कत हो जाती दुख, हाँ मैं भी यही बोलना, आपने मेरी मुंह की बात ले ली है। वैसे मैं यही कहने वाला था आपसे कि माने हम करें तो रामलीला और दूसरा करे तो रासलीला। अब उनके बड़े भाई ने जब क्लियर कह दिया कि मेरा इनसे संबंध था, ये इसी से स्पष्ट हो जाता है द ट्री कम इन द कोर्ट। वृक्ष तो अपनी गवाही देने के लिए खुद अदालत में चला आया है ना। तो जब इन्होंने खुद कह दिया तो फिर इनकी शादी जो है वो ऐश्वर्या से जो कराया गया था, आप समझ सकते हैं केवल पॉलिटिकल गेन के लिए लालू जी ने अपने बेटे के भविष्य से खेला। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और फिर जब उसने कहा कि मेरा भी इससे वर्षों से मेरा जान पहचान है, संबंध है, जो कुछ भी रहा हो, तो उनको सहजता से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये उनके परिवार का आंतरिक मामला है, उनके फॉलोअर का मामला हो सकता है। तेजस्वी परिवार संभाल नहीं पा रहे हैं क्या? तेजस्वी परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं क्या? अब तेजस्वी के मामा से पूछिए ना भाई। वो तेजस्वी के जो मामा हैं साधु प्रसाद जी, तेजस्वी के एक मामा हैं सुभाष जी, वो तो बोल रहे हैं कि नाश हो गया इसका। तो उनके मामा ही लगे हुए हैं। अब वो अपने मामा को कंस बताते फिर रहे हैं। तो कंस बता रहे हो तो नैरेटिव चीफ तो कृष्ण की तरह। तुम भी तो कृष्ण नहीं हो, मामा को कंस बता रहे हो। तो ये तो उनके परिवार का अपना मामला है। और बिहार वाले, अब बिहार की राजनीति है, हम लोग देखिए, हम बिहार में जो है विकास इतने बड़े पैमाने पर हो चुका। मैं बड़ा एक पत्रकार रहा हूँ और इसलिए कि मैं आपको निष्पक्ष बात बता रहा हूँ। आज मैं बिहार में जहाँ कहीं जाता हूँ हर जगह काम ही काम हो रहा है। कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं डाइवर्सन, परेशानी होती है, लेकिन ये जान के खुशी होती कि लगातार काम हो रहा है। अगर आप कहीं भी दौड़ा लीजिए, आज पटना की वही सूरत है क्या जो आज से 20 साल पहले थी। आज पटना देखिए, जगमगाता हुआ पटना है। कितने फ्लाईओवर हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग परेशान हो जाते हैं, इतने फ्लाईओवर हैं। तो बिहार के अंदर में जो डेवलपमेंट है वो ट्रिमेंडस हुआ है और लगातार केंद्र सरकार भी पूरा ध्यान दे रही है। हाँ, केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार को, ये लोग बड़ी हल्ला करते थे विशेष राज्य विशेष राज्य। तो भाई विशेष राज्य का तो आप इसलिए के हल्ला करते थे ना कि आपको विशेष फंड मिले। तो जब हम विशेष फंड विशेष राज्य से भी ज़्यादा दे रहे हैं, उस विशेष राज्य का दर्जा एक संवैधानिक मजबूरी है, उसका एक फ्रेमवर्क है, उसके लिए एक प्रोसेस बना हुआ है जिसको कि आप विशेष राज्य बना सकते हैं। वो नहीं है, बावजूद उसके मोदी जी ने अपना दिल खोलते हुए एक बहुत बड़ा बैकअप दिया है बिहार को और राहें आसान की है। और यहाँ से पलायन को रोकने के लिए जो उन्होंने काम किया, आज पीरपैंती के अंदर में 2400 मेगावाट 29,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। अरे साहब, उसके अंदर में 20,000 सीधा रोजगार है, 50,000 जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरह का कोई एक नहीं है। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन रहा है। आज एयरपोर्ट जो है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भागलपुर और सुल्तानगंज के बीच में जगह की तलाश है और वो कंप्लीट भी हो गया। मैं बहुत उसको नहीं बता सकता हूँ पक्के से आपको, वो बन रहा है। मेरिन ड्राइव बन रहे हैं गंगा के कटाव को रोकने के लिए। तो जो भी सेक्टर हो, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की चिंता करने का काम
सरकार कर रही है। महिलाओं को देखिए आप, अभी मैं कई जगह मुझे इस दृष्टिकोण से जाना पड़ा है कार्यक्रम में, मैं देख रहा हूं, तो उसमें अगर 70% से लेकर 60% तक महिलाओं की भागीदारी है। इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। ये वो महिला हैं जो जीविका के माध्यम से, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से, अन्य माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से स्वरोजगार को केंद्रित करते हुए आत्मनिर्भर बिहार को बनाने के लिए जो उनका मानदेय बढ़ाया गया है, उनको 10,000 रुपया आर्थिक सहायता दी जा रही है, 2 लाख का सस्ते दर पर लोन दिया जा रहा है। तो किसी का भी, आप किसान की बात कर लें, उसे तुरंत मुआवजा मिलता है। और हमारे यहाँ क्या है, एक बड़े मजे की बात आपको बताते हैं। पहले जब किसी को 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता था तो ब्लॉक में उसको 200 रुपया ही मिलता था और 400 पर दस्तखत होता था। आज जो है वो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। आज सारे बिचौलियों को खत्म कर दिए हैं और यही बिचौलिए हम लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। उनके पेट पर जो गहरा लात लगा है, तो अब ये सड़कों पर जो है ना, वोट अधिकार यात्रा, वोट चोर यात्रा, न जाने क्या क्या निकाल रहे हैं। और जब हम लोग पता करने जाते हैं, हजारों के जन समूह में पूछते हैं कि भैया तुम्हारा वोट चोरी हुआ, बोला ना बिल्कुल नहीं हुआ है। परेशान हो गए राहुल जी। इंडिया अलायंस वालों ने 2 दिनों तक पटना में बैठक की कि नीतीश सरकार को कैसे घेरा जाए। जब कुछ नहीं मिला तो उनको लगा कि अब तो हारना तय है, तो भूसकोल विद्यार्थी का बस्ता मोटा होता है, तो उन्होंने कहा एक तरीका निकाला जाए। तो उन्होंने तरीका खोजा कि क्यों नहीं हम पहले ही आरोप लगा दें, जैसे हम ईवीएम पर लगाते थे, तो हम वोट चोर लगा देंगे, तो वोट चोर से एक समा बन जाएगा, लोग हड़बड़ा जाएंगे, भाई वोट चोरी हो रहा मेरा। और उसके बाद हम हार जाएंगे तो हम कहेंगे देखिए हम तो पहले बोल रहे थे भाई वोट चोरी होने वाला। तो ये तो इनका सेफ गार्ड है, बहुत बधाई के पात्र हैं। ये तो कम से कम राहुल जी में इतनी समझ तो है कि वो अपना सेफ गार्ड उन्होंने बहुत बढ़िया बनाया कि वोट चोरी का आरोप लगा देंगे, ऐसा ऐसा होगा।